वो जो जगह है वो बिल्कुल एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फाइनली जो है मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप सामने मेरे देख सकते हो, बिल्कुल एज पे मैं खड़ा हूं। और मैंने सोचा था कि पेंगुइन बहुत बड़ा जो है एनिमल होता होगा, बिल्कुल छोटा सा आपको दिखाई देगा। यही वो जगह है, यहाँ से केप टाउन की शुरुआत हुई थी। और वास्को ड गामा को तो आप जानते ही हो, यही वो जगह है जहाँ से वास्को ड गामा निकले थे पहली बार और इंडिया गए थे। पहले वो यूरोपियंस थे वास्को ड गामा, जिन्होंने सी रूट से साउथ अफ्रीका के नीचे से होकर इंडिया पहुंच गए थे यूरोप से पहले। कहीं से भी एक बंदा मुझे देखकर बता दे कि ये अफ्रीका जैसा लगता है, लेकिन जो व्यू है वो मानना पड़ेगा, अनबिलीवेबल अनरियलिस्टिक व्यू है। ये देखो, ऐसी ऐसी आपको जगह मिलेगी इस रोड के किनारे पे, तो आपका दिल क्यों नहीं करेगा कि आप बार बार रुक पाओगे। ये देख सकते हो कितना सुंदर पहाड़, और इसके सामने आप देख सकते हो कितने सुंदर सामने बीच आपको दिखेगी और सामने सनसेट हो रहा है। ये जो सामने आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद सामने जो है आपको सीधा अंटार्कटिका दिखेगा। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है केप टाउन से। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां से केप टाउन की जो है शुरुआत हुई थी। जितना भी आप ये एरिया देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये एक छोटा सा टाउन है, केप टाउन के अंदर ही पड़ता है, मुइज़ेनबर्ग इसे बोल देते हैं। लेकिन सब चीज़ जो केप टाउन के अंदर आज आप देखोगे, जितनी भी आपको मैंने पहले वीडियोज़ दिखाई है, उसकी शुरुआत जो है एक जगह से हुई थी, केप ऑफ गुड होप। जहाँ पर कि पहला यूरोपियन बंदा आया था, उसने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। और फिर जो है यहाँ पर ब्रिटिशर, पोर्तुगीज़, डच, इतने लोग यहाँ पर आए, उन्होंने जो है इस टाउन को सेटअप किया। इससे पहले यहाँ पर इंडिजीनियस खोएशान लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ करता था, ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं रहते थे। और केप ऑफ गुड होप पे पहला यूरोपियन बंदा आया, उसने इस टाउन को डिस्कवर किया। और केप ऑफ गुड होप वो जगह है जो सी रूट से एशिया और यूरोप को जोड़ा करती थी। स्विस कनाल के खुलने से पहले वही एक पॉइंट था जहां से सारा जो ट्रेड एशिया और यूरोप के बीच हुआ करता था। आज मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगा। गाड़ी रेंट हमने की हुई है, आपको पता ही है। तो गाड़ी से आप इस ओशियन रूट से जाएंगे, पूरा जो है केप टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि केप टाउन कैसा दिखता है। और उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि केप टाउन की रियल हिस्ट्री और स्टोरी क्या है। क्योंकि आज जो भी आप टाउन आपके सामने ये देख रहे हो, ये ब्रिटिशर, डच, पोर्तुगीज़ उनका बसाया गया है। तो लोकल लोगों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो पूरी अच्छे से आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियलिटी में केप टाउन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। चलिए अपनी राइड जो है अपन ने स्टार्ट कर दी है। आपको मैं कोशिश करूंगा, रास्ते में छोटे छोटे टाउन काफ़ी आते हैं इस सी रूट के ऊपर, तो मैं आपको ये छोटे छोटे टाउन भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आइडिया हो पाए केप टाउन के छोटे छोटे, जैसे गांव मान लो या छोटे छोटे टाउन। गांव तो बेसिकली आपको केप टाउन के अंदर शायद ही कोई मिल पाएगा, छोटे छोटे टाउन आपको सिर्फ मिलेंगे। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और भी आइडिया हो पाए कि लोग जो है यहाँ पर किस तरह रहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपको सी टाउन दिखाई देगा। तो ये जो है रियलिटी है केप टाउन की, क्योंकि पहले जो है ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। सिर्फ एक बंदे ने, एक यूरोपियन ने केप टाउन को डिस्कवर किया और आज के दिन ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी बन चुकी है पूरी दुनिया की। दिसंबर जनवरी के अंदर जब भी आप केप टाउन के अंदर आओगे तो आपको इसी तरह ट्रैफिक दिखेगा, क्योंकि अभी जो है समर सीजन चल रहा है, तो समर हॉलीडेज चल रही है सब लोगों की। तो सब लोग जो है इधर उधर टाउन में ट्रैवल करते रहते हैं इधर, क्योंकि केप टाउन के आसपास आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे टाउन दिख जाएंगे जिसके अंदर बीच आपको दिखेगी, वाइट सैंड बीचेस दिखेगी। तो इसीलिए लोग अलग अलग टाउन्स में जाते हैं। और आपको पार्किंग की स्पेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, पार्किंग के लिए स्पेस भी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर टाउन है और हर जगह, मतलब केप टाउन के आसपास आप कहीं पे भी चले जाओ, सड़कें, घर, सब कुछ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन दिखाई देता है। देख सकते हो आप बिल्कुल सामने एक सिंगल कागज़ गंदगी आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और इस साइड अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको सुंदर सी बीच दिखेगी,
ये जो रूट है बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और जहाँ पर भी इनको अच्छा सा सुंदर सा छोटा सा टाउन दिखता है तो वहाँ पर लोग अपना गाड़ी वगैरह रोक कर रेस्टोरेंट में खाना पीना करते हैं। बीच के ऊपर काइट सर्फिंग वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देगी करने को, देख सकते हो। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस छोटे से टाउन के अंदर रुकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टाउन आपको इस सी रूट के ऊपर काफ़ी दिखाई देंगे। देखो कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। ये सारे के सारे घर जो है पहले के बने हैं, बहुत पुराने, लगभग 100, 150, 200 साल पुराने जो है ये आपको घर दिखाई देंगे। आप देख सकते हो सारे जो है यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर में। लगभग केप टाउन के अंदर आप जितना भी आर्किटेक्चर देखोगे ना, सारा का सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर ही दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यूरोपियन ने ही पूरा टाउन बसाया है। एक यूरोपियन आया, उसने ये जो है पूरा टाउन बसा दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने रोड के ऊपर घर है और इनके सामने का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है इंडियन ओशियन टर्कोइज ब्लू पानी आपको दिखाई देगा सिर्फ आपके घर की विंडो के सामने। तो ये है असली केप टाउन जो सुंदरता है। बहुत ही सुंदर टाउन बसाए गए हैं सच में। छोटे छोटे टाउन, इतने सुंदर सुंदर टाउन है ना, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। सामने मैं आपको जूम करके बीच दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कितने लोग जो है बीच के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल वाइट सैंड बीच आपको दिखेगी और यहाँ से ये ट्रेन गुजरती है। इसी ट्रेन की मैं बात कर रहा था। ये ट्रेन जो है इस कोस्ट के बिल्कुल पास से जितने भी टाउन हैं जो बसे हुए हैं, सामने भी आप देख सकते हो, उनके ऊपर से गुजरती है। और आप चाहो तो जो है ये ट्रेन लेकर भी इस सफ़र का एंजॉय कर सकते हो। लेकिन सब लोग मुझे बोलते हैं कि अकेले कभी भी ट्रेन में ट्रैवल मत करना, ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। लेकिन सही बताऊं, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं, आपको दिखाऊं ट्रेन वगैरह जो है लोकल ट्रांसपोर्ट दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि ये सच में डेंजरस है या नहीं है। क्योंकि जिस भी बंदे से आप बात करते हो यहाँ पर केप टाउन के अंदर, हर बंदा आपको बोलता है कि भाई डेंजरस है, आप ऐसे फ़ोन लेकर हाथ में मत घूमो। सच में यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं। जब आप छोटे छोटे इन टाउन के बीचों बीच से निकलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल यूरोप के अंदर हो। और स्पेसिफिकली आप इन टाउन्स को देखोगे ना, कुछ टाउन तो आपको डच टाउन दिखाई देंगे, कुछ आपको पोर्तुगीज़ दिखाई देंगे, कुछ आपको ब्रिटिशर। अब ये वाला जो टाउन है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिनके अंदर ये बालकनी जैसा बना होता है, ये आपको ज़्यादातर पोर्तुगीज़ के अंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी दुकानें जो है इसी स्टाइल के अंदर बनी हुई है। पूरा का पूरा टाउन जो है इसी स्टाइल के अंदर देख सकते हो आप। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है जो 1860 के टाइम बनी हुई है। आज से लगभग 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स आपको नॉर्मली अच्छी कंडीशन में खड़ी दिखाई देगी इन टाउन्स के अंदर। चलिए, इस टाउन के अंदर मैं आया हूँ, इसका नाम है साइमंस टाउन, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस टाउन के अंदर पेंगुइन्स मिलते हैं। तो कोशिश करते हैं पेंगुइन्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि कई बार पेंगुइन्स आपको बीच पर दिखाई दे देते हैं, लेकिन कई बार जो है आपको दिखाई नहीं भी देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है ढूंढना पड़ता है पेंगुइन्स को, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी को कहाँ पर पार्क करें जहाँ से ईजिली जो है मैं पेंगुइन्स आपको दिखा पाऊँ। फाइनली मुझे कुछ पेंगुइन्स दिखाई दिए हैं, और मैंने सोचा था कि पेंगुइन बहुत बड़ा जो है एनिमल होता होगा, बिल्कुल छोटा सा आपको दिखाई देगा। एक बर्ड जो होता है, बर्ड से ये मान लो कि थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपको मैं दिखाऊं, इस साइड जो आप देख रहे हो ये बर्ड्स हैं, और यहाँ पर आपको पेंगुइन्स दिखाई देंगे रेस्ट करते हुए, बढ़िया सन बात कर रहे हैं आपके बिल्कुल सामने। यही लाइफ है, मछली खाई और पत्थर पर लेट कर आराम कर लिया, ये लाइफ है पेंगुइन्स की। कोशिश करता हूँ और कहीं पे मिलते हैं। ऐसा मुझे बताया गया है कि इस एरिया के अंदर, इस पूरी बीच के ऊपर आपको बहुत सारे पेंगुइन्स दिखाई देंगे, लेकिन अभी तो इतने ही दिखे हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको और ढूंढकर अच्छे से पास में एक फ़ोटो तो बनती है पेंगुइन्स के साथ ना। ये सामने जो आप लाइट हाउस देख रहे हो, यही वो जगह है जहाँ से केप टाउन की शुरुआत हुई थी। इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप
पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलते हुए देख सकते हो। ये जो सामने आप देख रहे हो ये जो है आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा। क्या खूबसूरत जगह है। और इस जगह का जो नाम है वो है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आप आ सकते हो। इसकी जो है कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको। लगभग अगर आप साउथ अफ्रीकन रेजिडेंस हो तो आपको लगभग 110 जो है रेंट पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इंडियन या फिर और कोई फॉरेनर हो तो लगभग 500। लेकिन मेरे कुछ काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पर केप टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका आईडी कार्ड मैंने ले लिया था और वो यहाँ पर दिखा दिया। तो उन्होंने जो है मेरे को जो लोकल स्टूडेंट का प्राइस होता है वो दे दिया। तो लगभग मेरे 110 रैंड लगे हैं, जो कि इंडिया के ये मान लो 550-600 रुपये बनते हैं। और अगर आप टूरिस्ट या फिर फॉरेन टूरिस्ट का जो प्राइस है वो लगभग 2500-2600 इंडियन रुपये लगता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, मैं कोई क्राइम तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग है लेकिन चलता है इतना। तो चलिए, ये खूबसूरत सी जो जगह है उसके पीछे की हिस्ट्री जो है मैं आपको ऊपर जाकर बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। देख सकते हो जो वाटर जो है क्या क्रिस्टल क्लियर ब्लू दिखाई देता है। और यही वो जगह है यहाँ से केप टाउन की शुरुआत हुई थी। और वास्को ड गामा को तो आप जानते ही हो, यही वो जगह है जहाँ से वास्को ड गामा निकले थे पहली बार और इंडिया गए थे। पहले वो यूरोपियंस थे वास्को ड गामा जिन्होंने सी रूट से साउथ अफ्रीका के नीचे से होकर इंडिया पहुँच गए थे। यूरोप से पहले यूरोपियन थे सी के थ्रू इंडिया पहुंचने वाले। इसीलिए वास्को ड गामा का इतना नाम है। पोर्तुगीज सेलर थे इंडिया के अंदर। गोवा के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सी जगह हैं जिनका नाम भी आज के दिन वास्को ड गामा रखा हुआ है। गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी वास्को ड गामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। लगभग 1.5 घंटे की हाइक है। ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से जो है इंडियन और अटलांटिक ओशन मिलते हुए दिखाते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसी जगह देखने के लिए, क्योंकि ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो सामने आप जगह देख रहे हो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद सामने जो है आपको सीधा अंटार्कटिका दिखेगा। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एंड जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इतना सुंदर होगा मैंने सोचा भी नहीं था। और कहीं भी जा सकते हो आप। जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सामने आप देख सकते हो वो है लाइट हाउस। उसके ऊपर से अभी मैं वापस आया हूँ। ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं। उधर न्यू दिल्ली, सिडनी साइड है और साउथ पोल जो है बिल्कुल सामने दिखाया गया है। और आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ पर ओशन मिलते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर जो है अटलांटिक और इंडियन ओशन मिलते हैं। तो आप देख सकते हो बीच के अंदर जो आपको थोड़ा सा ना वेव जैसी दिखाई देगी। ये आज के दिन तो बहुत कम है, लेकिन कई बार लोगों ने मुझे बताया है कि जब आप यहाँ पर आते हो आप बिल्कुल अच्छे से पता लगा सकते हो कि ये इंडियन ओशन है और ये जो है अटलांटिक ओशन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस साइड आप देखोगे तो ये जो है इंडियन ओशन का पार्ट है और इस साइड आप देखोगे तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और वहाँ पर बीच में जो है ये दोनों ओशन मिलते हैं। और वो जो जगह है वो बिल्कुल एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उससे मैं ऊपर आ गया हूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे से घूम कर कोई रास्ता है तो उस साइड जाऊँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए उस पॉइंट पे चलते हैं और फिर जो है मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री इस जगह की बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल अमेजिंग प्लेस आपको लगेगी। ये देख सकते हो आप, ऐसा लगेगा ही नहीं कि रियलिटी में ये ऐसी जगह दिखाई देती है। क्या पानी का कलर है, क्या प्योर नेचर है। और सामने आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लू कलर का स्काई दिखेगा और पता भी नहीं लगा पाओगे आप कहाँ से आसमान शुरू हो रहा है और कहाँ पर पानी शुरू हो रहा है। ये जो है मैजिकल प्लेस है यहाँ की। चलिए अब इसके अराउंड दूसरी साइड से चलते हैं और आपको मैं बिल्कुल आखिरी एंड पर लेकर चलता हूँ अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट के। सामने आप देख सकते हो लाइट हाउस। अभी मैं आ गया हूँ इंडियन ओशन की साइड। ये जो आप देख रहे हो ये जो है इंडियन ओशन है और बहुत कम लोग जो है वो इस साइड बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है। ज़्यादातर लोग जो है लाइट हाउस से जो है अट्रैक्ट होकर यहीं पर रुक जाते हैं। चलिए अभी चलते हैं दूसरी साइड। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार देखो, वैसे देखा जाए पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बिल्कुल आखिरी एंड है। देख सकते हो बिल्कुल नीचे पानी है मेरे। इसके बाद जो है ओशन शुरू हो जाता है और फिर सीधा आपको दिखेगा अंटार्कटिका।
बहुत अच्छा लगता है कि जिन लोगों के बारे में, वास्को डी गामा हो गए, उनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा, जो कभी हम समझ भी नहीं पाए, और मैं खुद उनकी जगह पर जाकर जहाँ से वास्को डी गामा गुजरे हैं उनके बारे में जान पाता हूँ, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है ना, उससे जो आप सीख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि थ्योरी से आप इतना ज़्यादा सीख सकते हो। मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। फाइनली जो है मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप सामने मेरे देख सकते हो, बिल्कुल एज पे मैं खड़ा हूं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहा है। ये देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन और अटलांटिक ओशन मिलता है, और यहाँ से जो शिप गुजरती थी, तो ये जो है आज के दिन नेम रखा गया इसका केप ऑफ गुड होप। लेकिन जब सबसे पहले ये बार्तोलोमेओ डियास एक बंदा था, उसके द्वारा ये सबसे पहले यूरोपियन पोर्तुगीज़ थे, वो भी उनके द्वारा जो ये है एंड पॉइंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यूरोप से आकर डिस्कवर किया गया था पहली बार। और उस समय इसका नाम रखा गया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि दो जो ओशियन है यहाँ पर मिलते थे, और यहाँ पर जो सी है वो बहुत ज़्यादा रफ हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स यहाँ पर होती थी, और आज के दिन भी आपको दिखेगी। और यहाँ से शिप के लिए गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और लगभग 2000 से ज़्यादा शिप यहाँ पर आकर डूब चुकी है इस पूरे एरिया के अंदर जहाँ पर अटलांटिक और इंडियन ओशन मिलता है। इसीलिए इसका सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा गया था। लेकिन बाद में इसको एक अच्छी होप लेने के लिए एक होप, केप ऑफ गुड होप इसका नाम कर दिया गया, ताकि लोग इस जगह से डरे ना और सेलिंग करके आगे निकल जाए। देख लो, आपको पता ही है कि सिल्क रूट जो है वो सबसे मेन जरिया हुआ करता था ट्रेडिंग का यूरोप और एशिया के बीच में। लेकिन 14th सेंचुरी के अंदर 1487 या 1488 के अंदर बार्थोलोमेओ डियास जो बंदे पोर्तुगीज़ के हैं, उन्होंने इस जगह को डिस्कवर किया था। और 1497 के अंदर जो है यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे लगभग 9 साल के बाद, और 1 साल उन्हें लग गया था इंडिया पहुँचने के अंदर। तो लगभग 1498 के अंदर जो है यहाँ से घूम कर वास्को डी गामा इंडिया गए थे। ये वही पॉइंट है, और इस पॉइंट को सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया था, उसके बाद जो है इंडिया और यूरोप के या फिर एशिया और यूरोप का जो रास्ता है वो खुल गया था सी रूट के लिए। उससे पहले सारी जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो सिल्क रूट के थ्रू हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हो उस बंदे का नाम कितना बड़ा हिस्ट्री में आज रखा गया है, क्योंकि वो पहले बंदे थे बार्थोलोमेओ डियास पोर्तुगीज, जो सबसे पहले यहाँ पर इस जगह को डिस्कवर किया था। तो उनका नाम कितना बड़ा है, उन्हीं की वजह से सारा सी का रूट जो है एक्सप्लोर किया गया था। और जब 14 या 15 सेंचुरी के अंदर जब इस चीज़ को डिस्कवर किया गया था, इस जगह को सिर्फ एक छोटा सा पोर्ट बना दिया गया था, जहाँ पर जो यूरोप से शिप आती थी जो एशिया जाती थी, उस शिप को यहाँ पर रोक कर रीफ्यूलिंग किया जाता था, या और भी रिसोर्सेज, या फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाता था, और फिर जो है आगे एशिया की तरफ वो शिप निकला करती थी। तो ये जो है मेन पॉइंट है एक हिस्ट्री के अंदर मैरिन टाइम ट्रेड का। एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था उसका सबसे मेन पॉइंट ये एरिया है, जो कि एंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। स्विस कनाल तो आप जानते ही होंगे, इजिप्ट के अंदर जो स्विस कनाल इजिप्ट के अंदर खुल गई है, अब रास्ता जो है यूरोप से सारी शिप्स स्विस कनाल से होकर जो है एशिया की तरफ जाती है। लेकिन उससे पहले यही मेन पॉइंट हुआ करता था, यहीं से ट्रेड हुआ करता था। स्विस कनाल खुलने के बाद जो है ये एरिया एक सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्टिक एरिया बन गया है। और पोर्तुगीज़ जब यहाँ पर आए थे तो इतना ज़्यादा सेटल नहीं हुए थे। पोर्तुगीज़ सिर्फ इन्हीं आसपास के एरिया में छोटा छोटा उन्होंने टाउन बना लिया था अपना, वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाते थे, उससे पैसा कमाना शुरू किया था पोर्तुगीज़ ने। जब यहाँ पर पोर्ट बनाया था, रीफ्यूलिंग वगैरह जो होती थी शिप की, तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ ने यहाँ पर सिस्टम अपना सेटअप किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर डच आ गए। डच ने जो है पोर्तुगीज़ को निकाला और डच ने सारा एरिया जो है कवर कर लिया। ये 16th सेंचुरी की बात है। और उसके बाद यहाँ पर 18th सेंचुरी के अंदर या 19th सेंचुरी के अंदर जो है ब्रिटिशर आ गए। ब्रिटिशर और डच के बीच में वॉर हुई थी। फिर जो है डच जो है हार गए थे, और डच लोगों ने क्या किया, केप टाउन से निकल के दूसरे एरिया में रहने लग गए, साउथ अफ्रीका के एरिया में, जिनको आज के दिन अफ्रीकांस बोला जाता है। जो वाइट अफ्रीकांस है वो डच लोग हैं आज जो
केप टाउन के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं। और उसके बाद ब्रिटिशर आए और आज आप हालत देख ही सकते हो। यहाँ तक इस जगह के ऊपर टूरिज़्म पे भी आपको 80 से 85% लोग वाइट दिखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज के दिन भी जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो किस तरह जो है लोगों के द्वारा, वाइट लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आज के दिन यहाँ पर राज किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो डच लोग हैं वो इंडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, साउथ अफ्रीका के अलग जो कंट्रीज़ है जैसे कि मान लो मोजाम्बिक, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका से, वहाँ से स्लेव लेकर आते थे और यहाँ पर उनको पहले रखा जाता था और फिर केप टाउन लेकर जाया जाता था शिप के थ्रू। लेकिन अब स्लेव्स यहाँ पर लाने का कारण क्या था? क्योंकि जो यहाँ की इंडिजीनियस खोएसान, जो इंडिजीनियस एथनिसिटी है, उन्होंने गोरों के लिए काम करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने यहाँ से स्लेव लाना शुरू किया। और डच जो लोग हैं और बाकी या फिर जो पुर्तगीज लोग हैं, जो वो डच को अपने स्लेव्स बेच दिया करते थे। और 1834 के अंदर जो है ब्रिटिशर का जब राज आया तो कुछ सालों के बाद ब्रिटिशर ने जो है स्लेव ट्रेड को यहाँ पर रोक दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिया था। उन्होंने इलीगल बना दिया था स्लेव ट्रेड को। जैसे ये सामने आप टाउन देख रहे हो, आपको थोड़ी थोड़ी दूर के बाद ऐसे छोटे छोटे टाउन्स दिखाई देंगे जो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल आपको टाउन दिखेंगे। जैसे अमेरिका में बीच के ऊपर जो टाउन होते हैं, बिल्कुल सेम वही स्टाइल, वैसे ही लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और छोटे छोटे बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो सामने बिल्कुल कितना क्यूट सा रेस्टोरेंट आपको दिखाई देगा। तो इस रूट के ऊपर जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी रेंट करने की, आप ऐसे आराम से टाउन के अंदर से गुजर सकते हो, यहाँ पर लोगों की लाइफ को आराम से जो है स्लोली देख सकते हो। और फिर जो है अगर आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद आता है तो उसमें आराम से अपना खाना पीना भी कर सकते हो। ये जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट है गाड़ी रेंट करने का और साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करने का। देख सकते हो इतना सुंदर सुंदर व्यू आएगा कि आपको बार बार गाड़ी रोककर ये व्यू देखने के मन करेंगे। और बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन के ऊपर साइड में जगह भी बनी हुई है, आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो यहाँ पर और सामने का व्यू जो है एंजॉय कर सकते हो। ये जो सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल रोड है। मतलब इससे सुंदर आपको शायद ही कोई कोस्टल रोड पूरी दुनिया में कहीं पे दिखाई दे, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं क्यों बोल रहा था कि आपको बार बार जो गाड़ी है वो रोकनी पड़ेगी, उसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ऐसे ऐसे व्यूज़ आपको बिल्कुल आपकी कार की विंडो से दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जो है आपको हर जगह गाड़ी बार बार रोकनी पड़ती है। सामने आपको बिल्कुल टर्कोइश ब्लू वाटर दिखेगा और बिल्कुल वाइट सैंड बीच। ये है ब्यूटी, सच में देख सकते हो आप साउथ अफ्रीका की। क्या कमाल की ग्रीनरी है, क्या कमाल के घर बने हुए हैं सामने। और लोग देख सकते हो आप कैसे कैसे बड़े बड़े घरों में यहाँ पर रहते हैं। वहाँ सामने मैंने गाड़ी पार्क कर दिया और इस रूट से जा रहा था, जो कि सच में दुनिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मैं मानता हूँ। आपको व्यूज़ अभी मैं दिखाता हूँ, फिर आप आराम से जो है समझ जाएंगे कि क्यों इसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कहा जाता है रूट। देख लो आपके सामने है, सच्चाई ये है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक इससे अच्छे रूट पर कहीं पे भी नहीं गया हूँ, कहीं पे ड्राइव नहीं की है मैंने। देख सकते हो माउंटेन्स, कितने सुंदर माउंटेन्स के बिल्कुल बीचों बीच से जो है ये रास्ता निकलता है।
ये देखो ऐसी ऐसी आपको जगह मिलेगी इस रोड के किनारे पे, तो आपका दिल क्यों नहीं करेगा कि आप बार बार रुक पाओगे। ये देख सकते हो कितना सुंदर पहाड़, और इसके सामने आप देख सकते हो कितने सुंदर सामने बीच आपको दिखेगी और सामने सनसेट हो रहा है। ये है सुंदरता केप टाउन की। क्या जगह है केप टाउन, सच में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतने सारे यूरोपियंस ने यहाँ पर रहने की सोची। सच में मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी आप जाओगे जहाँ पर सबसे अच्छी जगह आपको मिलती है, वहाँ पर आपको यूरोपियंस मिलेंगे। और यहाँ पर ऐसे यूरोपियंस हैं जो 600 700 साल से रह रहे हैं। ये मान लो कि जब अमेरिका के अंदर जब राज होता था ब्रिटिशर्स का, उतने ही सालों तक यहाँ पर गोरे यूरोपियंस रहे हैं सच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सुंदर ये जगह होगी। ये देखो क्या ज़बरदस्त वाइट सैंड, आपको बीचेस दिखेगी। देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मूवी चल रही हो, जैसी बीचेस मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं, उससे भी सुंदर जगह है ये। ये सामने जो आप टाउन देख रहे हो ये कैंप्स बे है, और यहाँ का सबसे अमीर जो है ये एरिया है पूरे आप केप टाउन का बोल सकते हो। यहाँ पर सबसे महंगे महंगे घर आपको दिखाई देंगे पूरे केप टाउन के। सामने आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कैसे कैसे घर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल फील देखो आप, क्या ज़बरदस्त आपको फील मिलेगी यहाँ पर। और सामने ही यहाँ से लोग जो है अपने घरों के ऊपर से सनसेट देख सकते हैं। देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर घर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फैंसी कार वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर इस एरिया में आपको मिल जाएगी। अभी जो मैं आपको सबसे अमीर टाउन केप टाउन का दिखा रहा था, उसी के बिल्कुल मार्केट के अंदर आ गया हूँ मैं। सामने गाड़ी पीछे मैंने पार्क कर दी है, और देख सकते हो आपको इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पर नॉर्मल घूमती हुई दिखाई देगी। और ऐसी कुछ जो है मार्केट दिखती है। मैं आपको थोड़ी सी मार्केट जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इन छोटे छोटे टाउन्स के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर कितनी सुंदर सुंदर मार्केट्स आपको दिखाई देगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर अच्छे से बस स्टेशन बने हुए हैं, और जो गवर्नमेंट बसेस है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस स्टेशन वगैरह जो है सब जगह देख सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर केप टाउन के अंदर अपनी गाड़ियाँ खुद रखना पसंद करते हैं। इसीलिए इन टाउन में जो है पब्लिक बस स्टेशन का कोई काम तो नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं ये बस स्टेशन। और ये मार्केट देखो आप, बिल्कुल सामने फुल ऑफ टूरिस्ट दिखाई देगी, और इसी मार्केट के बिल्कुल सामने आपको सुंदर सी बीच दिखाई देगी। देखो मेरे को टोटली ऐसा फील होता है जैसा अमेरिका अपन ने मूवीज़ के अंदर देखा है ना, तो वैसी ही फील आपको आती है यहाँ पर। देख सकते हो वैसे ही आपको बीच के किनारे बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, और सामने ये देखो थोड़ा सा कुछ शो जैसा चल रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग जो है लोकल डांस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि सच में ये अफ्रीका है, वरना नॉर्मली आपको कहीं पर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अफ्रीका है। ये देख सकते हो सामने बिल्कुल रोड के बीचों बीच जो है कुछ बच्चे अपना डांस परफॉर्म कर रहे हैं। कितना सुंदर व्यू है। और सामने आप देखो इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे रेस्टोरेंट आपको दिखाई देंगे। सच में जो लाइफ है ना केप टाउन के अंदर, वो ये मान लो कि जो आदमी के पास पैसा है वो फुल्ली इंजॉय कर सकता है, और सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। देखो सड़कें आपको साफ़ सुथरी मिलेगी, बिल्कुल क्लीनिनेस मिलेगी हर जगह। तो ये जो लाइफ है आप इंजॉय कर सकते हो केप टाउन के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए दिखाई देंगे जो अपनी पेंटिंग वगैरह बेच रहे हैं। तो सोच के देखो कि खोएसान जो एथनिसिटी के लोग थे वो यहाँ के इंडिजीनियस थे, और आप सारी बीच छान लो, लगभग आपको 80 से 90% जो है वाइट लोग दिखेंगे। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो सामान बेचता हुआ कोई बंदा दिखेगा, वो आपको ब्लैक्स दिखेंगे। क्रेजी, मतलब कि क्या इस जगह को बना दिया है। और ये जगह थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीकन लोगों की, और कैसे ये बदल चुकी है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। मतलब कहीं से भी एक बंदा मुझे देखकर बता दे कि ये अफ्रीका जैसा लगता है, कोई चांस ही नहीं है। सामने देखो कितने सारे लोग आपको बीच पर वॉलीबॉल खेलते दिखाई देंगे, और इनमें से भी आप देख सकते हो बहुत कम जो है अफ्रीकन लोग दिखाई देंगे। ज़्यादातर आपको यूरोपियंस ही यहाँ पर खेलते दिखाई देंगे।
लेकिन सुंदरता है जो टाउन को बनाया है ब्रिटिशर ने, वो माननी पड़ेगी बात। देखो इतनी परफेक्ट ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम है, चाहे कितने लोग यहाँ पर आ जाए, भीड़ इन सड़कों पे मैंने एक बार भी नहीं देखी है। ट्रैफिक आपको दिखाई देगा ही नहीं, हर चीज़ जो है वो वेल इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। देखो पार्किंग वगैरह जो है, सब चीज़ें इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है इन छोटे छोटे टाउन्स के अंदर भी। और सामने आप बड़े बड़े मैंशंस दिखेंगे आपको, जैसे अमेरिका में दिखते हैं कैलिफोर्निया की बीच के ऊपर। तो ये लाइफ जो है आप इंजॉय कर सकते हो साउथ अफ्रीका के अंदर। ये है आज के दिन की लाइफ। तो सोच के देखो पुराने समय में जब क्या कुछ जो है लोगों ने बना दिया था यहाँ पर, मतलब इसको बदल कर ही छोड़ दिया। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि अफ्रीका है ये। सामने मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोग जो है बीच के ऊपर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो एरिया तो सुंदर था ही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड जो है कितनी ज़्यादा सुंदर है। सामने के माउंटेन्स आप देख रहे हो और उनके नीचे कैसे घर बने हुए हैं। कमाल की जगह है साउथ अफ्रीका, आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन बहुत ही सुंदर। शायद ही आपको दुनिया में ऐसी जगह देखने को मिलेगी। इसीलिए तो है इतने सारे लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि दुनिया की सच में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी केप टाउन को माना जाता है। और सामने आप व्यू देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अभी थोड़ी देर यहाँ पर इन पत्थरों पर बैठते हैं, सामने सनसेट हो रहा है, आपको थोड़ा सा सनसेट भी दिखा देते हैं। लेकिन जो व्यू है वो मानना पड़ेगा, अनबिलीवेबल अनरियलिस्टिक व्यू है। देखो सोच के देखो कि आपका घर यहाँ पर हो और उसके नीचे आपको इतना सुंदर टाउन दिखाई देगा, सामने आपको बीच दिखाई देगी और बीच पर आपको आते ही ये इतने सुंदर माउंटेन दिखेंगे और शाम को जो है इतना सुंदर आपको सनसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो लाइफ है साउथ अफ्रीका के लोग इंजॉय कर पा रहे हैं आज के दिन। फाइनली केप टाउन के जो सी पॉइंट का एरिया है उसके अंदर मैं आ गया हूँ। सामने गाड़ी खड़ी कर दी है और एरिया आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त आपको दिखेगा। देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। आपको यहाँ बीच पर लोग आराम से बैठकर वाइन पीते दिखाई देंगे। ये है नज़ारे केप टाउन के अंदर रहने के। कमाल की बीच है, देख सकते हो आप सामने इतना सुंदर सनसेट हुआ है। और सोच के देखो जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनको कितना सुंदर व्यू जो है उनके घरों से मिलता होगा। चलिए ये था भाई इसी वीडियो के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।